गाइस, तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर जो कि आपके सेमेस्टर 2 के सिलेबस में है। हमने सारी चैप्टर्स कंप्लीट कर ली है। आप इसका प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं द नॉन अलाइंड मूवमेंट। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स मिलेगी। आप इन नोट्स को लिख भी सकते हो प्लस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में आपको सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग कंटेंट मिलेगा, दैट मीन्स रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहला जो कंटेंट का टॉपिक था वो था मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट। आपको पढ़ना है कि नॉन अलाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है, फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है। नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? अलाइन करना मतलब किसी के साथ किसी के नक्शे कदम पे चलना, है ना। तो नॉन अलाइनमेंट जैसे कि उस समय कंट्री का ऐसा हालत था, कंट्री नहीं मतलब दुनिया का ऐसा हालत था कि पूरा वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, दो पावर ब्लॉक्स में, एक अमेरिकन और दूसरा रशियन ब्लॉक। इससे क्या हुआ कि दुनिया में कोल्ड वॉर का सिचुएशन चल रहा था, जिसकी वजह से जितनी कंट्रीज थी वो सारे या तो अमेरिका की तरफ चली जा रही थी या फिर कुछ कंट्रीज रशिया की तरफ। अब कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जैसे कि इंडिया, जिनको अभी अभी फ्रीडम मिला था और जिनको इस वॉर से कोई लेना देना नहीं था। इन कंट्रीज ने क्या किया, इन कंट्रीज ने नॉन अलाइनमेंट किया। मतलब कि ना ही वो पावर ब्लॉक के किसी भी ब्लॉक का मेंबर है, दैट मीन्स वो दोनों में से किसी सुपर पावर के सपोर्ट में नहीं है। वो जितने भी फैसले लेंगे किसी भी इशू में, उन्हें किसी और ब्लॉक के नक्शे कदम पे चलने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद के मेरिट पे, खुद के अंडरस्टैंडिंग पे फैसला ले सकती हैं, राइट। इसका मीनिंग नॉन अलाइनमेंट का मीनिंग ये होता है। फाइन। अब इसके बाद नॉन अलाइंड मूवमेंट का मीनिंग। अब आपको नॉन अलाइनमेंट का तो मतलब समझ में आ गया होगा। नॉन अलाइनमेंट क्या है? ये एक मूवमेंट है। ओके पहली बात तो ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस में ओरिजिनेट हुई थी। इट्स अ प्लस पॉइंट, यू कैन रिमेंबर इट। ओके अब इसके बाद ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसके थ्रू मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कुछ कंट्रीज जो चाहती थी कि हम दोनों में से किसी भी पावर ब्लॉक का मेंबर ना रहे या फिर दोनों में से किसी भी पावर ब्लॉक को सपोर्ट ना करें, हम अलग अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ रहें, अपने फैसले खुद लें, हमें किसी और पर डिपेंड करने की ज़रूरत ना पड़े। और प्लस जैसे कि मान लो कि उन्हें रशिया से कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो रशिया से भी सपोर्ट ले सके, अमेरिका के साथ भी, साथ में उनके रिलेशंस अच्छे रहे। मतलब कि दोनों में से किसी भी कंट्री के साथ वो रिलेशन खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि आखिर ना उनकी लड़ाई अमेरिका से हुई है ना रशिया से हुई है, तो वो कंट्रीज क्यों बेमतलब का लड़ाई में फंसेंगे। ऑलराइट। ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसके थ्रू अमेरिकन, कुछ अफ्रीकन और कुछ एशियन स्टेट्स, कुछ अफ्रीकन और कुछ एशियन स्टेट्स दोनों पावर ब्लॉक से अलग अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते थे। ना ही वो कैपिटलिस्ट अमेरिका को सपोर्ट करना चाहते थे और ना ही कम्युनिस्ट रशिया को। ऑलराइट। जो ये नॉन अलाइंड मूवमेंट थी, इसके थ्रू जो नेशंस थे वो खुद को दोनों में से किसी भी ब्लॉक का मेंबर नहीं बनाना चाहते थे या फिर नहीं बना रहे थे। फाइन। अब इसके बाद इस मूवमेंट को किसने किसने इनिशिएट किया या फिर इस मूवमेंट को किसने फ्रेम किया, राइट। कौन इसके आर्किटेक्ट थे, किसने ये मूवमेंट बनाया? तो जवाहरलाल नेहरू इंडिया के, मार्शल जोसेफ ब्रॉन्स टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, प्रेसिडेंट अब्दुल नासेर ऑफ इजिप्ट एंड सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। आपके बुक में जो आपका सिलेबस है उसमें बस आपको नाम याद करना है और उसमें से भी ये टॉप 3 नेम्स दिए हुए हैं। फाइन। अगर आपकी मर्जी हो तो आप इन तीनों को भी बस याद रख सकते हो या फिर ये सुकार्नो भी लिखकर आ सकते हो, राइट। मतलब कि ये तीनों तो कंपलसरीली आपको एग्जाम में लिखना ही है, लेकिन ये वाला ऑप्शनल है क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट आपके बुक में है। तो आप चाहो तो बस ये तीनों भी लिख के आ सकते हो एज पर मार्क्स, जैसा मार्क्स रहेगा उसके हिसाब से लिख कर आना। बट ये चारों आप याद रखो, ये चारों नाम, ताकि आप आपकी टेक्स्ट में ये चारों नाम लिख कर आ सकूँ, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मेंशन है। तो शायद क्या बहुत चांसेस है कि शायद इसका क्वेश्चन हो कि किसने नॉन अलाइंड मूवमेंट को बनाया था। फाइन, कौन इसके आर्किटेक्ट है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाम। नाम की क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो हम पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले एबॉलिशन ऑफ इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म।
इसका मेन पर्पस था कि एबॉलिशन करे, किस चीज़ को हटाए, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को, ये दोनों चीज़ को हटाए, ना कोई कंट्री इंपीरियल कंट्री हो, ना कोई कंट्री कॉलोनीज बने। फाइन। सो इसका मानना था, इस मूवमेंट के थ्रू ये मानना था कि हम सभी कंट्रीज की, जितने भी नेशंस है, सबकी खुद की आइडेंटिटी है, हम सबकी खुद की मतलब हम सबके पास खुद की आइडेंटिटी है, हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, राइट। और उनका यही मानना था कि सभी कंट्री को इक्वालिटी मिले, सभी कंट्री को फ्रीडम मिले और सभी कंट्री अपनी आइडेंटिटी के साथ रहे। नेक्स्ट, इट वॉज एम्ड एट मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, ये हर तरीके का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करती थी, राइट। प्लस रेसिज्म को भी नहीं मानती थी, इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया था इस मूवमेंट ने। नेक्स्ट, इट फेवर्ड डिसआर्मामेंट एंड इन पर्टिकुलर द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं थी कि कोई कंट्री किसी मिलिट्री अलायंस में जुड़े, क्योंकि अगर मिलिट्री अलायंस में जुड़ेगी तो डेफिनेटली वॉर कंडीशंस हो सकती है। अगर वॉर कंडीशंस होंगी तो एक कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब है तो दूसरी कंट्री के पास भी है। सो इस गेम में कोई भी नहीं जीतेगा, राइट। सभी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इस वॉर में कोई भी नहीं जीतने वाला। लोग मरेंगे, दुनिया तबाह होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ऑलराइट, सो इट स्ट्रेस्ड द नीड ऑफ स्ट्रेंथनिंग यूएन टू कैरी आउट इट्स फंक्शंस इफेक्टिवली। सो ये यूएन को स्ट्रेंथन करने में ये समझ रही थी ये मूवमेंट कि हमें यूएन को स्ट्रेंथन करना कितना ज़रूरी है। अगर यूएन, यूनाइटेड नेशंस अगर स्ट्रांग होगी तो फिर ये दुनिया के बारे में जो दुनिया में जो चीज़ें हो रही है, राइट, पीस सिक्योरिटी लेके बाकी चीज़ों को भी ये हैंडल कर सकेगी आराम से। नेक्स्ट, इट कॉल्ड फॉर रिफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, सो पहले इसका मेन फोकस था पॉलिटिकल इश्यूज में, लेकिन अब ये इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे उतर आई थी। तो ये मेनली रिफॉर्म्स चाहती थी किन चीज़ों में, आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में या फिर WTO में। तो आपने इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा। तो इसमें कुछ चेंजेस चाहती थी पॉजिटिव तरीके से। नेक्स्ट, इट कॉल्ड फॉर ग्लोबल कॉपरेशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। दुनिया की रक्षा करना, एनवायरनमेंट की भी रक्षा करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो ये ग्लोबल कॉपरेशन की डिमांड रखती थी ताकि हम एनवायरनमेंट को सेव करें। कल्चरल इक्वालिटी भी इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, और ह्यूमन राइट्स का एनफोर्समेंट, लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में बताना, प्लस इन राइट्स को लागू भी करना, राइट। सो ये सारे थे ऑब्जेक्टिव्स नाम के। सो गाइज, आपको इतना ही पढ़ना था इस चैप्टर में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने सिविक्स के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, हिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, आपका इंग्लिश लिटरेचर फुल्ली कंप्लीट है, प्लस आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो हमने इतने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जल्दी से चेकआउट करो और सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो फॉर योर एग्जामिनेशन। नोट्स के लिए आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।